हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सीटेट के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरी कोई क्लास नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख लीजिएगा। यहाँ हम अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ में मैथ और ईवीएस लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट भी कराते हैं। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। विकास, ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक प्रक्रिया है। विकास जो है क्रम में चलता है। ये कह रहे हैं अनिरंतर क्रिया है तो ये गलत है, विकास निरंतर चलता रहता है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है। विकास जो है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, साथ में वातावरण से भी प्रभावित होता है, तो इसलिए इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। वातावरण और आनुवांशिकता का विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है दिया है और लेकिन व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित नहीं होता, इसी की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक क्रमिक प्रक्रिया है, अर्थात यह क्या करता है, विकास जो है क्रम में चलता है। विकास क्रम में चलता है और निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। तो हमें ये बताना है कि वातावरणीय कारक कौन सा है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। वातावरणीय का मतलब यहाँ पर हो रहा है किस चीज़ से, वातावरण का मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। वातावरण का मतलब होता है भौतिक, यहाँ पर बात हो रही है भौतिक, तो हमें बताना है भौतिक कारण इनमें कौन सा हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन दिए हैं क्या। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वंशाणु, आनुवांशिकता, परिपक्वता और विद्यालय। तो वंशाणु ये चीज़ें हो जाएंगी जीन संबंधित, आनुवांशिकता भी जीन संबंधित हो जाएगी, परिपक्वता दिमाग से आती है, संज्ञान की बात हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही है विकास की। तो विकास ऐसी चीज़ है जो दिखता भी है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, भौतिक कारक जो पूछ रहे हैं वातावरणीय, वो हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय में बच्चा क्या होता है, फिजिकली जाता है, भौतिकली जाता है, तो अगर विकास को प्रभावित कर सकता है तो यहाँ पर विद्यालय कर सकता है वातावरणीय तौर पर। चलिए ऑप्शन डी जो है हो जाएगा इसका राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है, हमें ये बताना है। प्राथमिक और प्रधान घटक की यहाँ पर बात हो रही है। प्राथमिक ऑप्शन देख लेते हैं, जनसंचार, जनसंचार द्वितीय माध्यम में आता है, सांस्कृतिक प्रचलन भी द्वितीय माध्यम में आता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी में दिया है विद्यालय, विद्यालय भी द्वितीयक में आता है, और डी में दिया है परिवार। तो जी हाँ, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक समाजीकरण की जो एक प्रधान घटक इकाई होती है वो क्या होती है, परिवार होती है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, तो इसलिए वो प्राथमिक में आते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 में दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। तो हमें बताना है अधिगम का अनैच्छिक क्रियाएं प्रधान और प्राथमिक माध्यम। यहाँ पर प्राथमिक की ही बात हो रही है तो हमें वही ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन, क्या देख लेते हैं। संवेदीगामक अवस्था कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और यहाँ पर हो रही है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगी 11 से 13 वर्ष। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर प्राथमिक माध्यम कौन सा है। तो प्राथमिक का तो समझ ही जाना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक की बात हो रही है, संवेदी की बात हो रही है, और अनैच्छिक की बात हो रही है। बच्चा जो है अपनी इच्छा से कुछ नहीं सीखता है, उसको माता पिता जो बताते हैं समझाते हैं वो जल्दी से उसको सीखता है। तो ये हो जाएगी 0 से 2 वर्ष की आयु, और ये हो जाती है हमारी प्रधान और प्राथमिक। प्रधान इसलिए बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चा जो है इसी अवस्था में सीखता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, और यही सबसे पहली अवस्था होती है, तो इसीलिए इसको प्राथमिक भी बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में दिया हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मौजूदा स्कीमा में बदलाव किया जा रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, केंद्रीयकरण, समायोजन, असंतुलीकरण या संवेदन।
तो स्कीमा में अगर बदलाव किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इसको बोला जाता है समायोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। हमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताना है, तो विकास के क्षेत्र का नाम सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है जेरोम ब्रूनर, BF स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या हार्वर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है। समीपस्थ विकास के संप्रत्यय का बात किसने किया है, वो किया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में देख लेते हैं क्या दिया है। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को रिक्त स्थान से रिक्त स्थान में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो किससे किसके रूप में परिकल्पित किया है ये बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा ही होगा किसकी बात करता है। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं किसकी, समाज की। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन दिए हुए हैं स्कीमा संप्रत्यय, तो ये तो पियाजे जी ने बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं। तो सामाजिक स्तर की बात हो रही है, तो लेव वाइगोत्स्की ने ही बोला है, ये सही हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं और स्कीमा, फिर पियाजे आ जाएंगे। व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रिया, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया। कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 चरणों का क्रम प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थी में नहीं बढ़ाना चाहिए। कौन से घटक हैं जो विद्यार्थी में हमें नहीं बढ़ाने चाहिए। संरचनावादी की बात हो रही है। बच्चा कैसा है, संक्रियात्मक बच्चा है, सीखने वाला बच्चा है, सक्रिय क्रियाशील और सक्रिय बच्चा है। तो ऐसे बच्चों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, समस्या समाधान नहीं कराना चाहिए, ये नहीं बढ़ाना चाहिए बच्चों में घटक। ये तो सही है, बढ़ाना चाहिए। पर यहाँ पर हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना है, तो हमें नहीं को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो नहीं दिया हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा। समस्या समाधान को बढ़ाना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा, पर ये नहीं पूछ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। निर्देशित खोज को बढ़ाना ही चाहिए, ये सही है, पर यहाँ ये नहीं पूछा है तो गलत हो जाएगा। सहयोगी अनुमान भी सही होता है, पर ये निगेटिव पे पूछ रहे हैं तो इसलिए नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर है कंठस्थ स्मरण। कंठस्थ मतलब उनको याद कराना, रट्टा, रोट लर्निंग, और इसको बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बच्चे को जो है कंठस्थ और स्मरण नहीं कराना, बार बार चीज़ों को दोहराना नहीं है। तो यहाँ पर नहीं, निगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम इसके साथ जाएंगे वी गो विद ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, हमें ये बताना है। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, तो ये बात जो है ये हो जाएगी यहाँ पर रोंग हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछ रहे हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है, ये बात सही है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वग्रह से मुक्त हैं, ये बात गलत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी पर। डी में देख लेते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय है, ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, इनमें त्रुटियाँ रहती ही रहती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वी गो विद ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इनके मापन में त्रुटियाँ होती हैं, ये बात सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में देख लेते हैं। 11 में दिया है सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि कोमा प्रभावित करता है और लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि कोमा निर्देशित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने क्या माना कि ये भाषा और विचार को निर्देशित करता है, और जीन पियाजे जी ने क्या माना
कि ये संज्ञानात्मक और संज्ञान और भाषा को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12 में देख लेते हैं क्या दिया है। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर क्षमता, जेंडर समानता या जेंडर निष्पक्षता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पूर्वाग्रह की बात होती है तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 12 में करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम जाएंगे। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिनिधित्व घोषित किया जाता है जेंडर पूर्वाग्रह के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 13। एक शिक्षक शिक्षिका को, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, उनकी गति पर ध्यान रखना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं तक सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं सी में दिया है केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं पर ध्यान रखें, बच्चों को देखना होता है, सभी बच्चों पर ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनको ध्यान में रखना चाहिए। सबको देखना चाहिए कि कोई बच्चा तेज़ गति से सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है। तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। भिन्नता का ध्यान रखना सबसे सर्वप्रथम बात होती है। ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ने के दौरान सीखने की गति पर ध्यान रखना चाहिए, सभी बच्चों की गति पर ध्यान रखना होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली है इस क्वेश्चन में। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में देख लेते हैं। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? सीखने का आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे। जो गतिविधि हो रही है उसमें देखे कि बच्चा कैसा कर रहा है, कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, तो वहीं उसका आकलन करे। यह सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा को अनिवार्य करे। तो सीखने के उद्देश्य का आकलन यही होता है कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ और आप उसमें त्रुटि कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वो क्वेश्चन आपको साल के अंत में जा करके समझाऊंगी। तो मैं वहाँ पर आपका आकलन कर लूँगी कि मुझे देखना है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी बच्चों की समझ में आना चाहिए चीज़ें। तो इसीलिए जो आकलन होता है वो क्या हो रहा है, चल रही गतिविधि के दौरान ही गतिविधि के आधार पर ही बच्चे का आकलन कर लेना चाहिए कि बच्चे को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वी गो विथ सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15। देख लेते हैं 15 में क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना होती है? बच्चे समान गति से सीख रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, उसमें किससे बाधा पड़ जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, ये तो बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये बाधा नहीं करेगी। खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से ये भी बाधा नहीं करेगी, बल्कि ये तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगी। गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से ये भी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो बाधा उत्पन्न करेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा रट कर याद करने और कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने। मतलब कंठस्थ कर रहा है कोई चीज़ें और रट कर याद कर रहा है, तो रोट लर्निंग जो है यहाँ पर बिल्कुल उसके लिए सख्त मनाही होती है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसके द्वारा भी रोट लर्निंग को गलत बताया है, उसको नहीं कराना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। बताइए आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, और मेरे साथ अधिक तैयारी के लिए बने रहिएगा। मैं सीटेट के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराती हूँ। मैथ्स, ईवीएस, पेडागोजी, मैथ और हिंदी इंग्लिश सभी कुछ मैं यहाँ कराती हूँ, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने क्लास नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पुरानी सारी वीडियो देखिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। थैंक यू।